धन्यवाद सर। जब कोई चीज बनती है तो वह निर्माण कहलाती है। जब कोई क्रांति होती है तो वह इतिहास कहलाती है। लेकिन जब कोई किताब लिखी जाती है तो वह विचारों के साथ साथ किया गया समाज का परिवर्तन कहलाती है। अब हम सब उसी परिवर्तन की तरफ कदम बढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ अभी संपन्न होगा पुस्तक सफर में धूप तो होगी का लोकार्पण समारोह। मैं आज के समारोह के प्रमुख अतिथि डॉक्टर विजय प्रसाद अवस्थी जी, डॉक्टर शिवानंद तिवारी जी, डॉक्टर सुरेश महंत जी, डॉक्टर गणेश चंदन शिवे जी, डॉक्टर सोमनाथ विभूति जी और स्वतः लेखक डॉक्टर रामदास तोंडे जी से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि वे अपने शुभ कर कमलों द्वारा पुस्तक सफर में धूप तो होगी का लोकार्पण करें। सफर में धूप तो होगी। रचना यदि मौलिक, प्रामाणिक और अनुभव की सिद्ध हो तो हर नई रचना में हर शब्द का पुनर्जन्म होता है। जैसे किसी स्टोर रूम में या भंडार गृह में बहुत सारे बल्ब रखे हुए हो, उनमें रोशनी उसी बल्ब से पैदा होती है जिसके भीतर बिजली होती है। रामदास जी की आत्मकथा पढ़ते हुए उनमें आए हुए शब्द ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह न पढ़े गए हों, लेकिन उनके अनुभव की इतनी प्रामाणिकता है कि हर शब्द कहीं ना कहीं अल्पावृत कर रहा है। उन्होंने एक संघर्षपूर्ण रोमांचकारी जीवन यात्रा कथन की है। इसमें उन्होंने विभिन्न जीवन अनुभवों का सजीव चित्रण किया है। अपने निरक्षर माता पिता का जीवन संघर्ष भी प्रस्तुत किया है। महाराष्ट्र के बीड जिले के धारूर तालुका के सोनीमुहा इस छोटे से देहात से अपने जीवन यात्रा की शुरुआत करके मार्ग में आने वाली हर कठिनाइयों का हिम्मत से सामना करते हुए मुंबई विश्वविद्यालय के संत गोंसालो गार्सिया महाविद्यालय में स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक का उनका जीवन सफर निश्चित रूप से एक संघर्ष यात्रा है। उन्होंने लगभग 4 दशकों की अपनी इस जीवन यात्रा को बेहद सूक्ष्म, सहज, सरल और चित्रमय भाषा की शैली में बांधा है। पाठकों को दिलो दिमाग के जगह जोड़ने की क्षमता इसमें है। भाषा पर अद्भुत पकड़ के कारण वह पठनीय भी है। एक अध्याय समाप्त होने पर और आगे क्या होने वाला है यह रहस्य अगले पृष्ठ को पढ़ने के लिए बाध्य करता है।
एक छोटे से देहात से शुरू हुआ उनका जीवन सफर उन्हें माया नदी मुंबई तक कैसे ले आया, उसकी यह कहानी है। एक छोटे गरीब किसान और भूना तोड़ मजदूरी करने जीवन निर्वाह करने वाले परिवार में जन्मे, बिना किसी शैक्षिक पृष्ठभूमि की कई बाधाओं पर पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने की उनकी सचमुच साहसनीय और प्रेरणादायक है। आत्मकथाएं बहुत सारी होती हैं, किसी गद्य या फिर फिक्शन की तरह हो, लेकिन यह फिक्शन भी नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे कोई हृदय की गहराई से लिख रहा है। उनके बड़ खबर वाक्य चुंबती बोर्ड में दिखाई देते हैं, जो ऐसे रचनाकारों में पाए जाते हैं जिनके अनुभव इतने तीव्र और सघन होते हैं कि उनसे भाषा की बहुत सारी व्याकरणिक मर्यादाएं टूटती बिखरती दिखाई देती हैं। इस आत्मकथा को पढ़ते हुए मुझे अपने कई पात्र, वो चाहे मोहनदास हो या सूर्यकांत सूरी या मैकौर सिंह हो आदि, याद आते रहे। साथ ही अपना जीवन भी बार बार याद आता रहा। और यही नहीं, अपने आसपास के तमाम ऐसे लोगों का जीवन याद आया जो किसी न किसी तरह से व्यवस्था की परिधि से बाहर अभी तक किसी निर्वासन संघर्ष में उलझे हुए हैं। यह किसी एक व्यक्ति की आत्मकथा नहीं, बल्कि उन सबकी आत्मकथा है। मुझे कई बार तो ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित फिल्म ट्रस्ट यस एलेक्स क्लेग की याद आती रही। इस आत्मकथा का आना उन सभी निवासित लोगों को कहीं न कहीं एक नई प्रेरणा और आत्मविश्वास भी देगा। यह निर्वासन चाहे भगवान राम का रहा हो 14 वर्ष का, या नेल्सन मंडेला का रहा हो 28 वर्ष का, या बहुत सारे ऐसे लोग का रहा हो, उन सबके जीवन, उनके संघर्ष, उनकी यातनाओं के बाद भी आती हुई रोशनी है। उस रोशनी की ओर ये आत्मकथा सीधे इशारा करती है। इसको पढ़ते हुए मुझे और एक बात याद आई कि रूसी कहानियाँ और रूसी उपन्यास, और यहाँ तक कि लैटिन अमेरिकन उपन्यास, जिसमें एक व्यक्ति अपनी ही कथा नहीं करता है, बल्कि अपने साथ साथ अपने आसपास के क्षेत्र, इलाके, गांव, समुदाय, पूर्वज और सबके संघर्षों और सबकी स्मृतियों को भी सजोकर साथ चलता है। यह सिर्फ किसी एक गन्ना तोड़ मजदूर की कहानी नहीं है, अपितु यह उनके समस्त पूर्वजों के उस समुदाय की और देश में अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए अलग अलग समुदाय की भी अंतरकथा है। यह कहानी, यही जीवन इसी रूप में चंपारण में नील की खेती करने वाले या चाय के बागानों में काम करने वाले लोगों की भी हो सकती है। तो रामदास तुमके अकेले नहीं हैं, उनके साथ साथ हम सब हैं, और यह आत्मकथा हम सबकी आत्मकथा है। श्री उदय प्रकाश, कवि, पत्रकार एवं फिल्मकार। धन्यवाद उदय प्रकाश जी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप हूँ शीतल हुए। सच, कई व्यक्तिमत्व ही ऐसे होते हैं जिनके वाणी में पवित्रता, शीतलता और निर्मलता होती है। आज के इस मंगल अवसर पर संत गोंसालो गार्सिया महाविद्यालय के प्रशासक माननीय फादर राजेश रुपेश ने अपने आशीर्वचन हमें दिए हैं। दरअसल फादर खुद उपस्थित रहकर यह आशीर्वचन हमें देना चाहते थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारणवश वे आज हमारे में उपस्थित नहीं रह पाए। लेकिन फादर, आपके आशीर्वचन सदा ही हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद फादर राजेश रुपेश। विचारों को कलम की सहायता से लफ्जों के द्वारा कागज पर उतार देते हैं, लेकिन उन लफ्जों को सही ढंग से जोड़कर उनको किताब के मूर्त स्वरूप में लाने का कार्य प्रकाशक बड़ी ही खूबी से करते हैं।
आज हमारे बीच AR पब्लिशिंग कंपनी दिल्ली के प्रकाशक डॉक्टर शिवानंद तिवारी जी मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वे अपना वक्तव्य सुनाएं। श्री डॉक्टर शिवानंद तिवारी जी। लगभग 6 महीने लगा इसको। डॉक्टर साहब से हमारी बात होती थी तो कहते थे कि बस भूमिका आने वाली है। मैंने कहा ये 5 वर्षीय योजना में चली गई है क्या? तो नहीं, उधर बना दी करेंगे। आ गई, छप गई। और सबसे पहले अम्बेडकर विश्वविद्यालय डॉक्टर जवाहरी साहब का फोन आया। उन्होंने कहा तिवारी कि ये आपने कथा छापी, लेकिन मैंने उससे कहा रामू तेरी उम्र नहीं है आपने कथा लिखने की। रामू तेरी उम्र नहीं है आपने कथा लिखने की, लेकिन फिर भी जो है आपने कथा लिख दिया है, छाप दिया। और मतलब ये आपकी कथा जो है डॉक्टर टोंडे सर की ही नहीं है, ये हम सब की। महाराष्ट्र के बीड जिले के धारूर तालुका की सोनीमोहा इस छोटे से देहात से अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत करके मार्ग में आने वाली हर कठिनाई का हिम्मत से सामना करते हुए मुंबई विश्वविद्यालय के संत गोंसालो गार्सिया महाविद्यालय में अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक का उनका जीवन सफर निश्चित रूप से एक संघर्ष का था। आपकी कथा में 20 पार्ट हैं और 20वें पार्ट में सर ने अपने महाविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा। तो मुझे लगा कि चलिए इनका अपना महाविद्यालय है तो कुछ लोग पढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं। कल शाम को 7 बजे हम प्राचार्य साहब के कक्ष में मिलने गए तो मैंने देखा 7 बजे वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी महाविद्यालय में 3 बजे के बाद कोई भी प्राचार्य और कोई भी अध्यापक नहीं होगा। वो टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती है दिल्ली, लेकिन यहाँ पर जब मैंने देखा तो एकदम भाव विभोर हो गया कि नहीं सच लिखा है। और जो बात बताई, लिखा कि बच्चे एप्लीकेशन देते हैं और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और मैं बच्चों को बताता हूं कि ये जरा स्पेलिंग ठीक करके लाओ। तो मुझे अपनी स्पेलिंग याद आ गई एक बार की कि अभी तक जो है 40 की स्पेलिंग हम लिखते थे YOURTY और सर जी चेक पास होता था। बैंक में वो चेक भी पास होता था। बच्चे ने लिखा FORT। मैंने कहा कैसे टीचर है जिनको स्पेलिंग करने की आती। जब हमने कहा लेकिन चलिए देख लेते हैं बात शब्द को सुना, तो जब देखा तो मैं दंग रह गया। एक 3री क्लास का बच्चा मुझे पढ़ा रहा स्पेलिंग। तो मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूँ प्राचार्य महोदय के माध्यम से। इस महाविद्यालय का सौभाग्य है कि आप जैसे प्राचार्य, नहीं तो हमारी स्पेलिंग बहुत पहले ठीक हो गई होती, जो कि अब ठीक हुई। लोग बड़ी तैयारी के साथ आते हैं मंच पर बोलने के लिए। पहले दिन पूरा एकदम तैयारी करेंगे, ये बोलना है, वो बोलना है, वो बोलना है। अरे आप नेचुरल बोलो ना, कौन रोक रहा है? एक व्यक्ति पूरी तैयारी के साथ आता है और कहता है कि मैं ऐसा शेर सुनाऊंगा, शायद आप लोगों ने सुना भी हो शेर को, कि तालियां बज उठी, लेकिन उसका दुर्भाग्य देखिए कि वो दूसरी लाइन भूल जाता है। मंच पर जब पहुंचता है तो दूसरी लाइन जो है भूल जाता है, पहली लाइन भी बोलता है। इधर चिलमन से वो झांके, उधर चिलमन से वो झांके, और इसी लाइन को रिपीट करता रहता है।
जब 4 बार उसने कह दिया तो ऑडियंस में से एक गुस्से में खड़ा हो गया, बोला लगा दो आग चल मन में, ना ये झांके ना वो झांके। तो ऑडियंस हमारे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो बोलना नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं। एक जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह, बहुत बड़ी कथाकार। मैंने उनके बारे में सुना था कि वो बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो एक बार उनसे मिलने चले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बच्चों को पढ़ाता नहीं, मैं बच्चों में शौक पैदा करता हूँ पढ़ने का। आप पढ़ते, किसी को कोई जरूरत नहीं। मतलब जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो काम में जेरी जैसी क्यों नहीं होती, बच्चे लगे रहते हैं। ये विमर्श का विषय है। उदय प्रकाश जी की भूमिका में जो 10 लाइन है, अभी पढ़ा मैंने, उन्होंने लिखा कि इसको पढ़ते हुए मुझे और एक बात याद आई कि रूसी कहानियां और रूसी उपन्यास और यहाँ तक कि लैटिन अमेरिकी उपन्यास, जिसमें एक व्यक्ति अपनी ही कथा नहीं कहता है, बल्कि अपने साथ साथ अपने आसपास के क्षेत्र, इलाके, गांव, समुदाय, पूर्वज, उन सबके संघर्षों और उनकी स्मृतियों को भी संजोकर साथ चलता है। ये सिर्फ किसी एक गन्ना तोड़ मजदूर की कहानी नहीं है, अपितु ये उनके समस्त पूर्वजों के उस समुदाय की और देश में अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए अलग अलग समुदायों की भी अंतर कथा है। यही कहानी, यही जीवनी इसी रूप में चंपारण में नील की खेती करने वाली या चाय के बागानों में काम करने वाली लोगों की भी हो सकती है। प्राकथन में तोंडे सर ने लिखा है कि भयंकर कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाने पर सावधानी के तौर पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में लिखने के लिए समय उपलब्ध हुआ। अच्छा उपयोग किया डॉक्टर साहब ने समय का। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना, इसका मतलब दुनिया से बहुत कुछ अलग प्राप्त किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देश भर में हजारों की संख्या में प्रोफेसर हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। फिर इसमें लिखने जैसी खास बात क्या है? दोस्तों, आपके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ मैं पूरी ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि जिस संघर्ष भरी परिस्थिति से, कांटों भरी राह से मैं इस पद तक पहुँचा, वो जीवन संघर्ष निश्चित रूप से रोमांचकारी और संकटों का हमेशा मुकाबला करते रहना ये कोई आसान बात नहीं होती। अपमान के कड़वे फूट पीने होते हैं। 9वें पार्ट में यदि आप सारी दुनिया को हासिल कर लेते हो, एक एक लाइन गजल की, यदि आप सारी दुनिया को हासिल कर लेते हो लेकिन अपने चरित्र को गंवा देते हो, तो उसका क्या लाभ? जीवन में सच्चे अर्थों में सफल होना है तो अपने चरित्र को बेदाग रखना बहुत जरूरी है। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। उसके बाद आदमी के पास कुछ नहीं होता, चाहे जितनी दुनिया बने। लास्ट पार्ट में डॉक्टर साहब लिखते हैं, बादाम खाने से अकल नहीं आती, बादाम खाने से अकल नहीं आती है, लेकिन धोखा खाने से जरूर आती है। बादाम खाने से अकल नहीं आती है, लेकिन धोखा खाने से जरूर आती है। हमारे भीतर अच्छे और बुरे लोगों की परख करने की क्षमता का होना आवश्यक है। अगर हम यहाँ पर चूक गए तो फिर उसका खामियाजा हमें और हमारे परिवार को लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। फिर कुछ चीज देती है, फिर वो उसी में लगा हुआ है कि ये क्यों नहीं जा रहा है, तो सारे सिक्के चले गए। फिर एक हाथ मारता है, यहाँ से हट जाए। वो तो नहीं सकता, लेकिन उसकी जो थीम है वो यही है। तो सिल्विया एस्टन वार्नर अपने रिसर्च में लिखती हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं होती, उसमें बच्चा घुस जाए तो निकले ना। तो ये 192 पेज की आपकी कथा हम आप मंच से नहीं बोल सकते इसके बारे में। इसको पढ़ना होगा, और इसको पढ़ने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक छोड़ना होगा, क्योंकि हम आप जो है केवल उसी में लगे हुए हैं, टिक 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 करने, कुछ भी नहीं आता, वो गोबर है। आज की डेट में कोई भी
कि बच्चा अगर व्हाट्सएप और फेसबुक छोड़ दे, मोबाइल छोड़ दे, वो सब कुछ गेन कर सकता है। ये मेरा दावा है। लेकिन उसको बताना होगा। ये सारी जिम्मेदारी हमारे अध्यापकों की है। सारे बच्चे हमारे को रूम है, कोई पढ़ने में तेज और वैसा कोई नहीं, उनको गाइड देने की रिलैक्सो का स्लीपर चप्पल पहनकर एक बच्चा बीएससी कर लेता है दिल्ली में, लेकिन कोई साधारण अध्यापक उसे डिबेट नहीं कर सकता। उसके लिए आपको तैयारी करना है। प्राचार्य सर जो कल मैंने देखा पढ़ता 3 लाइन जो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, बोले गांधी को अगर समझा तो जर्मनी में, फिनलैंड बताया इन्होंने कि जो प्राइमरी एजुकेशन है दुनिया का सबसे टॉप क्लास का एजुकेशन है, तो उसको सार्वजनिक करना है अपने महाविद्यालय। ये महाविद्यालय आभारी है। मैं अपनी बात को ध्यान देता हूँ, बहुत समय नहीं होगा आपको बता कि समय कम है। धन्यवाद सर। आज के समारोह के प्रमुख अतिथि डॉक्टर विजय प्रसाद अवस्थी जी से मैं गुजारिश करूंगी कि वे कृपया इस शुभावसर पर अपने शुभ संदेश सुनाएं। संत गोंसालो गार्सिया महाविद्यालय के प्राचार्य, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ विभूति जी, मंच पर विराजमान हमारे मित्र डॉक्टर सुरेश महेंद्र जी, डॉक्टर गणेश चंदन शिवे जी, उनके बगल में बैठे डॉक्टर शिवानंद जी, मेरे साथी मित्र छोटे भाई रामदास जी, पूरा मंच ईश्वरीय नामों से सजा हुआ है। संयोग है, देखिए पूरा संयोग है। शिवानंद जी से लेके गणेश जी से लेके सुरेश जी से लेके सोमनाथ जी और बाद में रामदास जी, अद्भुत है। क्योंकि यहाँ पर अपना मंतव्य देने के लिए उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। मैं अतिथि नहीं हूँ, ये जो सफर में धूप तो होगी, तो उस धूप के सफर का एक साथी हूँ, रामदास जी मित्र हूँ। मैंने करीब से उनको इस धूप में झुलसते भी देखा है और उसके बाद उनकी खुशी को आंका भी। लगभग 1 वर्ष तक हम लोग नासिक में साथ रहे और लगभग 40 इतवार तो हमने पूरे इकट्ठे बिताए। उसकी कथा मैं बताऊंगा। इस पुस्तक में उन्होंने जहां से आरंभ किया है, मेरा जन्म 10 जून 1989, फिर ब्रैकेट आता है कौन सा, स्कूल में प्रवेश के समय शिक्षकों द्वारा निर्धारित तिथि और वर्ष बंद हो जाता है। मुझे लगता है कि इस आत्मकथा की सच्चाई भी यही है। जितना उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, लगभग उससे कई ज्यादा उन्होंने ब्रैकेट में रखा हुआ है। वो 2 पंक्तियों के बीच का जो खाली अक्षर है, मैंने उसको भी पढ़ा है, क्योंकि अक्सर हम लोग लिखते हैं पंक्तियों में, लेकिन असल में पढ़ना होना तो पंक्तियों के बीच की खाली जगहों को देखना चाहिए और वहीं पर उसकी सही संवेदना और सही अर्थ छिपा हुआ। हम इत्र की शीशी देखते हैं, उड़ेल लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो खुशबू उस शीशी में रह ही जाती है। अभी काफी कुछ है जो रामदास जी के भीतर है, जो अभी निकलना बाकी है। और मुझे लगता है कि आत्मकथा का ये जो सफर में दुख तो होगी, ये है, ये पहला पड़ाव होना चाहिए उनका। आप और लिखो सर, हरी घास पर चंदर जैसा कुछ लिखो बाद में, क्योंकि अभी शादी वाली शुरू हुई है। जो दूसरा सोपान भी इसका आना चाहिए, तीसरा भी आना चाहिए। बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है। तो मुझे लगता है ये कहा, ये आत्मकथा है, इसमें से आत्म गायब है। वास्तविक रूप से रामदास जी ने अपनी कथा नहीं कही, हम सबकी बात कही है।
जो शिवानंद जी ने यहाँ पर किया। लेकिन हम सबकी बात कहिए कि तात्पर्य हम प्रतिनिधि रूप में उनके माध्यम से देख रहे हैं। मेरा ये कहने का तात्पर्य नहीं है। मेरा यहाँ पर हम सबकी बात कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने उनकी कहानी के बजाय हम सबके प्रति ऋण निर्देश ही इस वक्तव्य में मतलब इस कहानी में लिखे। सफर में जो जो साथी उन्हें जहां जहां मिले उनके प्रति अपने पूरे मन से उनके प्रति ऋण निर्देश उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किए। आज के समय में बहुत बड़ी बात है सर। लोग स्वयं के उपलब्धि में स्वयं को महत्वपूर्ण मानते, दूसरों का उसमें क्या हिस्सा रहा है कभी भी नहीं कहते। आज के समय की रिवायत है जो निदा फाजली की गजल में बाद में आती है, सफर की रियायतों को, और ये बदल सकते हो तो मेरे साथ चलो। ये बहुत बड़ी बात है। एक प्रसंग है अध्ययन में, वो कहकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे इस बात का ध्यान है कि मुझे अपनी बात को बहुत सीमित समय में आपके सामने रखना है। कृष्ण और अर्जुन का प्रसंग है। अर्जुन ने कसम खाई थी कि जो उनके धनुष को कुछ आलोचना करेगा, नाम रखेगा, तो उसकी हत्या करेगा, भला बुरा कहेंगे उसको। महाभारत केवल बता रहा हूं मैं, बहुत वर्ष पहले पढ़ा हुआ था। संयोगवश युधिष्ठिर की तरफ से वो बात हो जाती, तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं, वो अब तो मुझे उनको खत्म करना ही पड़ेगा, जो कि कसम जो खाई हुई है। कृष्ण उनको कहते कि नहीं नहीं, जो काम कौरवों को करना है वो तुम ही कर दोगे, अपने भाई की हत्या तुम खुद करोगे। बोले अब मैं क्या करूं, अपनी ये जो शपथ ली है मैंने उसका क्या करूं? उन्होंने कहा कि ऐसा करो, निंदा करो, युधिष्ठिर की निंदा करो। और देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र का आधार है। अगर किसी की निंदा की जाती है तो हत्या करने के बराबर है, और मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। कृष्ण तो अपनी बात में बड़े चालाक। तो अर्जुन ने क्या की, निंदा कर दी युधिष्ठिर की। चलो खैर तुम्हारी शपथ भी रहेगी और निंदा तुमने कर दी तो हत्या कर दी। अब दूसरा एक धर्म संकट खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने ये भी शपथ ली थी कि जो मेरे भाई की निंदा करेगा, भला बुरा कहेगा, मैं उसकी हत्या कर दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा। तो अपनी तलवार निकाल कर उन्होंने खुद के गर्दन पे रख दी, मैंने ये की है वैसे। फिर कृष्ण ने कहा कि ऐसा है ना, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में कहा, तुम खुद की तरफ से प्रशंसा कर तो हत्या के बराबर, आत्महत्या के बराबर है। और मैं नहीं कर रहा हूं, शास्त्र ने कहा। तो दूसरों की निंदा करना हत्या के बराबर, स्वयं की प्रशंसा करना आत्महत्या के बराबर है। ये आत्मकथन करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये हत्या से भी बचे हैं और आत्महत्या से भी बचे हैं। कितने प्रसंग आए हैं ऐसे कि इतनी कड़ी धूप में कितने तो लोग ऐसे आए होंगे। निदा फाजली की ये गजल है जो आपने उसको उद्धृत नहीं किया है कि मुझे धक्का कर तुम समझ सके तो चलो। न जाने कितने लोगों ने धक्का दिया होगा आपको, पता नहीं, लेकिन आपने उनका जिक्र नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको हमारे रास्ते चलना है। हम दूसरों के सहारे अपनी यशस्विता को नहीं आंक सकते। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने ये बात कही, तो हत्या और आत्महत्या दोनों से बचते हुए, अपनों की कथा कहते हुए, उनके प्रति निर्देश करते हुए आप आगे चले। बड़ी बात यह है कि उनके लेखन को मैं अपने मिश्रित ढंग से बात करूंगा, लेखन के संदर्भ में भी उनके बातों को सुनूंगा कि गति मुझे दिखाई दी। मेरा बेटा यहाँ पर बैठा बीमार, उसने कहा कि पापा आप ये किताब लेकर बैठो, खत्म कर दी, आप उठे कि नहीं? कहता है इसमें स्पीड उतना है, गति उसकी इतनी है। हालांकि दो विरोधाभास थे। जहां पर विपदा आवत है सो आवत यही देश, नासिक के बारे में कहावत है। जब विपदा आती है तो नासिक में थे रामदास जी। 14 वर्ष का वनवास उनके नाम के साथ उनको मिला। इतना लंबे समय को इतनी गति में बांधना, ये दोनों अलग चीज है। आप इसको पढ़ना आदत करोगे ना, खत्म होने तक नहीं रखोगे। निश्चित रूप से उतनी गति है उसको, खत्म होने तक नहीं रखोगे। लेकिन ये सब कहते हुए उनके लेखन की शैली पर मुझे लगता है कि उनके पीएचडी के काम का भी कुछ प्रभाव पड़ा हुआ है। उनके पीएचडी का काम था हिंदी फिल्मों का विधा रूपांतरण, कहानियों को फिल्मों में कैसे रूपांतरित करें। एपिसोड में लिखने वाली शैली है, चित्रात्मकता का है, उसमें डिटेलिंग बहुत दी है उन्होंने। लगता है कि हम पटकथा पढ़ रहे थे। वो झुरझुरे लगने वाला जो प्रसंग है नया शब्द दिया है उन्होंने। अपने प्रेमिका के पास से वो बातचीत कर रहे हैं और वो लिखते हैं वहां पर कि मुझे ऐसी कुछ अलग सी झुरझुरी लगी। झुरझुरी क्या होते हैं?
वो मुक्त ढंग से उन्होंने लिखा है और मैं प्रकाशक का अभिनंदन करूंगा, उन्होंने इन शब्दों को जैसे के वैसे रख दिया। मुंबई का चित्र करते हुए कहते हैं मुझे खोपचे में लगे, खोपचे में कराने दिया उन्होंने। मराठी मैं वही कहना, मैंने शिवानंद जी से अभी भी बात की कि मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि प्रकाशक होने के नाते आपने आपके उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है जहां पर आपको साक्षी भाव से सब देखना होता है। और मराठी की जो गंध है, यहाँ की खुशबू है, यहाँ की मिट्टी की जो खुशबू, वो आपने वैसे रहने दी, बेरोकटोकपन रहने दिया, वो उसके नटखट अंदाज रहने दिया। खास बात है कहीं पर भी मुझे उसके बावजूद भी ध्वन्यात्मकता ज्यादा नहीं है, वो अपनी बात अभिधात्मक ढंग से करते चलते हैं, ये बड़ी अच्छी बात वहां पर दिखाई दी। तो फिल्म के काम का प्रभाव मुझे दिखाई दिया उसमें। और मैं अभिनंदन करना चाहूंगा वैसे हमारे भाभी जी का, सोनाली जी का, क्योंकि इतने प्यारा व्यक्ति आपको मिला और इतना ईमानदार व्यक्ति मिला। जैसे ये लिखते हुए वो कह रहे हैं जैसे कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सब किसी और कुछ नहीं कहूंगा। अरे भाई, आपने उज्ज्वला के बारे में लिखा, माधवी के बारे में लिखा, वसुंधरा के बारे में लिखा, पल्लवी के बारे में लिखा, प्रतीक्षा के बारे में लिखा। हमको तो नाम लिखने पड़े, इतने नाम तो पता नहीं। मैंने पत्नी से कहा कि लड़की के नाम लिखना तो मैं सर जी से पूछूंगा। ये कहेंगे कि नैतिकता की जो बंधन में बांधने वाली जो सीमाएं है, ऊपरी तौर पर, उथली तौर पर दिखने वाली, उसका कोई जब मिलेंगे सब लोग तो मित्र के नाते रहते हैं सब लोग। फिर महादेव दादा हो, फिर चिंतामन जी हो, भारत जी हो, सबके साथ में ये मैंने देखा। और ये परिवार का एकत्रित रहना आज के समय में कितना मुश्किल है, हम लोग देखते हैं। आज भी यहाँ पर पूरा परिवार एकत्रित है और ये मजबूती है, स्ट्रेंथ है जो उनको लिखने के लिए मुझे लगता है आगे प्रेरित करती है। मुख्य दो तीन चीजों की तरफ मैं ध्यान देना चाहूंगा आपका कि ये सभी आपका जो लिखे हैं उन्होंने सभी के लिए प्रेरणादायी है। क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी हमको बहुत कुछ वर्तमान के संदर्भ में भी दिखाती है। हम लोग आप टीवी सीरियल देखते हो शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। 15-20 साल जब हम टीवी सीरियल देखते थे ना, तो जब वो कैरेक्टर आता था, कैरेक्टर को पहले गाँव दिखाया जाता था, कैमरा पैन आउट होता था, फिर जूम इन होता था गांव में, फिर एक घर दिखाया जाता था, घर के भीतर एक परिवार, उस चित्र में पूरा मकान रहता था, दीवारों पर लगाई हुई तस्वीरें, और फिर वो आदमी दिखाई देता था। आज वैसा नहीं, आज पूरा फोकस उस व्यक्ति पर सबसे पहले बार है, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से व्यक्ति केंद्रित होने का कोई टेक्नोलॉजी की जुबान है, लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी वो दिखाई देती है आपको। वहां से घर गायब है, परिवार गायब है, गाँव नदारद है, पूरा फोकस उस व्यक्ति पर है, उसके चेहरे पर है और वही सब कुछ बोलता है। लेकिन इस आत्मकथा में देखते हैं उन्होंने पहले गांव से शुरू किया, अपने पूर्वजों को याद किया, आसपास के मित्रों को याद करते हुए ये जो कैनवस है बहुत विस्तृत लेकर के फिर उनके बीच में जहाँ कहीं पर मैं वो उन्होंने बताने की कोशिश की। एक बहुत बढ़िया पंक्ति है अंग्रेजी की, इवन द सन इज आल्सो अ पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स, देन वो आर यू। वो भी अगर इस विशाल आकाश गंगा का सूर्य भी एक हिस्सा है तो हम कौन है? हम कुछ नहीं, हम आते से रामदास जी की इन सब के माध्यम से उनके मध्य में स्वयं को रख करके अपनी बात वहां पर कही है। मुझे लगता है हर एक को अवसर आता है, रिश्ते कैसे निभाने हैं, संभालने हैं, कैसे चलाने हैं, देखने हैं, इसका बहुत अच्छा प्रत्यक्ष रूप में हमने यहाँ पर देखा। किसी को छोड़ने को दिल नहीं हो रहा उनका। सर ने जब कहा कि रामदास जी जरा करना है, हाँ सर 1-2 मिनट, और 2 लोग रह गए और 3 लोग रह गए। वो रहने के जीवन का हिस्सा है, उनके सिवा हमारी कुछ व्याख्या नहीं है। ये विचार विमर्श सब चलेगा, लेकिन कब चलेगा? जब हमारे अपने साथ रहेंगे तब चलेगा। कल दादा से बात करेंगे कि कोविड टाइम में यूरोप में इतने लोगों की मृत्यु क्यों हुई, भारत में इतने नहीं हुई, क्यों हुई? बहुत कारण था उसका। मुझे लगता है, मैंने उसे कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ की जो पारिवारिक व्यवस्था है उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत बांधी हुई है। हम भले चाहे अलग अलग, देखो 90 के दशक में लोग घर से जिले में गए, जिले से दूर के शहर में गए, वहां से बाहर गए दूसरे देश में। कोरोना में उल्टा हुआ, दूसरे देश में अपने देश में आए, बाहर के राज्य का अपने राज्य में, अपने राज्य का अपने घर, और अपने घर का अपने गांव पहुंचा। फिर से हम अपनी मिट्टी की तरफ दौड़ पड़े थे सब लोग, अपने लोगों के बीच गए थे हम लोग। क्यों गए थे? और इसी चीज ने हमको जिंदा रखा हुआ है, इसी भावना ने हमको जिंदा रखा है, परिवार की एकत्रता ने हमको जिंदा रखा हुआ है। यूरोप में ये नहीं, एकल परिवार, छोटे छोटे परिवार, और उनमें आपस में कोई ज्यादा मेल मिलाप नहीं। इस चीजों की वजह से वहां पर ज्यादा
मृत्यु जो है हमको दिखाई दी, क्योंकि लोग प्यार को तरसते हुए टूटे हुए हैं एक दूसरे से। ये जो अकेलापन है वो हमको यहाँ पर दिखाई देता है। और केवल ये कहना चाहूंगा कि अज्ञे जी की एक बहुत बढ़िया उनके आत्मकथा का एक छोटा सा हिस्सा था, एक गुण सहसा उसी में एक दृश्य का जिक्र है और उदाहरण भी हमको वो ध्यान में लेना चाहिए। हम कभी जाते हैं आसपास घूमने के लिए, वर्षा के दिनों में, बारिश के दिनों में, कोई झरना स्रोत बहता हुआ हम देखते हैं, झरना ऊपर से नीचे बहता है, अगले पल उस नदी का हिस्सा भर जाता है। वो झरना बहते हुए कुछ बूंदे पत्थर से टकराती है, ऊपर उछलती है और सूरज की रोशनी में चमक जाती है। सब तरंग हमको उसमें दिखाई देते हैं, अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। उस बूंद की आयु कितनी होती है? क्षण भर भी नहीं, निमिष पल भर भी नहीं, उससे भी कम, उसका 10वां हिस्सा। एक पत्थर से टकरा के उछलती है और चमकती है, उतने से जीवन में भी वो चमकना नहीं भूलती है। हमको तो ईश्वर ने बहुत अच्छा जीवन दिया है, बहुत अच्छे साथी दिए, अच्छे सहयोगी दिए, अच्छे परिवेश में हमारा जन्म हुआ है, तो हमारा तो फर्ज बनता है चमकना, हमको चमकना चाहिए। तो एक पल भर के लिए अपना चमकना नहीं भूलती, तो इतने सारे जीवन में कुछ हिस्सा हमको मिला है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जितना भी अच्छा अवसर हमको मिला है उसको खुशी से जिए, जी भर कीजिए, सभी के साथ जिए। ये संदेश भी मुझे लगता है कि इस आत्मकथा के माध्यम से हम सबको मिलता है, जो भी पढ़ रहे हैं। जो अध्यापक है, नए ढंग से इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया संदर्भ है कि इतने वर्ष तक भी संघर्ष करके हम अपने सपने को जिंदा कैसे रख सकते हैं। और जिसके सपने जिंदा है वो व्यक्ति जिंदा है, जिसके सपने जिंदा है वो व्यक्ति युवा है। अगर हम चित्र निकालेंगे तो मुझे लगता है आंखों का रंग हरा होना चाहिए, यहाँ से कोपल झांकती हुई दिखाई देनी चाहिए। मराठी में जिसको हम कहते हैं कि डोळ्यामध्ये आपले हिरवे कोंब कायम असले पाहिजे, हमेशा हरियाली और हरे कोपल आंखों से झांकती हुई दिखाई देनी चाहिए। एक सपना हुआ, जिसके सपने खत्म हो गए वो व्यक्ति का गति भी जीवन की खत्म हो जाए। सपना एक खत्म हो जाए, दूसरा देखे ना, पूरा होगा नहीं होगा, देखते हैं क्या होगा है। लेकिन प्रयास अगर हमारे चलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि सफर के धूप के हमारे को चिंता नहीं होगी। हम ये जान पाएंगे कि हाँ, इस बड़े से रेगिस्तान में हरियाली का एक हिस्सा भी है, जहाँ पर हमारे अपने भी कुछ है, और वहां से एक नया जीवन हमारा आरंभ हो सकता है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम इस आत्मकथा से इतनी सारी चीजें सीख सकते हैं। मुझे संक्षिप्त में अपनी बात करी थी, जो भाव मुझे लगा इस आत्मकथा के संदर्भ में, वो आत्मकथा के संदर्भ में था। निजी तौर पर मैंने रामदास जी को प्रत्यक्ष रूप से, अब यहाँ पे रामदास जी कहते हैं, एक दूसरे को राजे कह के संबोधित करते हैं वैसे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है हमारा मित्र राजा है, हम भी उसके समान ही हो जाते हैं। तो संबोधन है, संबोधन है। हम मित्र से कहते हैं अरे दोस्त, अरे मित्र, उसके बाद हम कहते हैं राजे, तो कॉमन नाम होता है। कभी कभी काम में आता है, सही का भी गुण आता है, राजे कहते तो पत्नी को पता नहीं चलता कि राजे मतलब कौन है। ये सीक्रेट बात में पता चलता है, आप सभी को राजे कहते हैं, तो उसमें का एक राजा कोई होगा। अच्छी बात है। मैंने उनके व्यक्तित्व में जो कुछ चीजें दो चार देखी, जो मैंने कहा कि उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखी, वो आत्म प्रशंसा से बचे हुए हैं, उन्होंने स्वयं के बारे में नहीं लिखी। लेकिन जिनके ओठों के हंसी और पाँव में छाले होंगे, कल वही लोग तुम्हारे चाहने वाले होंगे। बिखरा है, हम तक पहुंचा है, पाँव की छालों का दर्द उन्होंने पूरे रूप से बयान नहीं किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जब अपने दुखों को व्यक्त करते हैं तो सस्ती प्रशंसा के पात्र होते हैं, तो लोगों की सहानुभूति के भी पात्र होते हैं। हमको सहानुभूति में नहीं जीना है, हमको आत्मगौरव बढ़ाना है, हमको हमारे आत्मगौरव में जीना है। और हम कहते हैं कि हमारे दुखों को बेचकर हमको अपनी जिंदगी के सपने नहीं खरीदने। हमारे दुख अपने पास में है, उनसे हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे, उनसे हम आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे, और जो आत्मगौरव के क्षण है हमारे मित्रों के साथ में बिताए, हम उसको जिएंगे, हम उसमें अधिक समय तक जिंदा रहेंगे। इस आत्मगौरवपूर्ण अपने अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को यहाँ पर उन्होंने अभिव्यक्त किया है। कितनी सारी बात अपने दिल में उन्होंने रखी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में चलकर वो उस विषय पर भी लेखन करेंगे। इस पर आधारित कुछ कहानियां, अगर आप इसको रूपांतरित, आपका विधा रूपांतरण एक विषय रहा, तो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष जैसे काल्पनिक नाम आपने करे, मुझे पूरा यकीन है, मैंने आपको पूछा नहीं था, लेकिन आपके विविध प्रेम के पात्रों के जो नाम आपने लिखे होंगे, मुझे पूरा यकीन है कि उनका अपना निजी जीवन है,
उनका अपना एक अलग संसार है। आपने वो नाम यहाँ पर निश्चित रूप से काल्पनिक लिखे होंगे, क्योंकि ये ध्यान आपने निश्चित रूप से रखा होगा, क्योंकि हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे वैसे जाने अनजाने में किसी के जीवन में और कोई परेशानियां खड़ी ना हो, इसलिए आपने उनका एकल नाम लिखा हुआ है। सत्यम का जिक्र नहीं किया, गाँव का भी नहीं किया। ये मुझे बड़ी अच्छी बात वहाँ पे आपकी लगी। कहानी में अगर कुछ झूठ होगा तो केवल वो नाम झूठ होंगे, केवल ऐसा मुझे विश्वास है सर। बाकी आपने सारा सच लिखा और करेज लगता है। पत्नी बैठी है यहाँ पर और वो कहा ना, उन्होंने दादा ने कहा सबके नाम में सेंसर करवा के लिया और तो अच्छा है हमने सेंसर करवा के लिया और ये लिखा है। इसके प्रत्येक सच्चाई के प्रति मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, भविष्य के लिए शुभकामनाएं आपके प्रति व्यक्त करता हूँ। और इस आत्मकथा के जो कुछ इससे आप विधा रूपांतरित करके कहानियों में ले आ सकते हो तो आपको कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, आप कहानियों का उसको एक रूप दीजिए। जो आपने पोस्टर में लिखा है, जो दर्द आप इसमें बयान नहीं कर पाए, उनको आप किसी अन्य पात्र के माध्यम से कहानियों में आप अगर लेते हो, मुझे लगता है एक अच्छा एक प्रयोग होगा। शिवानंद जी यहाँ पर है, अच्छा सा कहानी से निश्चित रूप से यहाँ पर आपका प्रसिद्ध। आप सभी को पूर्ण से शुभकामनाएं। हम सभी परिवार का हिस्सा है और आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इतने अच्छे लोगों के बीच सर रहते, ईर्ष्या कभी नहीं हुई। प्रेम के कारण एक ईर्ष्या होती है, काश के हम भी यहीं पर होते, लेकिन दुनिया छोटी है, हम ज्यादा अंतर नहीं है, 2-3 घंटे का सफर हमारा रहता है। आप सभी के प्रति मैं अपने धन्यवाद ज्ञापित करता। आपने मुझे सुना बड़ी गहराई से, गंभीरता से, और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य में भी आपके पास से नए नए और अच्छे काम हो, ये शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बड़े ही सहज शब्दों में आपने सुंदर वक्तव्य दिया। आज के समारोह के विशेष अतिथि डॉक्टर सुरेश बैन जी से मैं विनती करती हूँ कि वे कृपया अपने शुभ संदेश बताएं। बहुत धन्यवाद। कोशिश करूँगा हिंदी में बात करने की। वैसे मेरी पहली कोशिश रहेगी कि जो प्लेटफॉर्म से मैं हिंदी में बात करूँगा, सो कुछ अगर उसमें गलतियाँ होगी तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि अवस्थी जी और सब अभी महानुभाव उसे समझ लें। और जब जहाँ तक बात है हमारे इस आज के कार्यक्रम की, मैं पहले ही इस सम्माननीय सभी महानुभावों का यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी भी मुझे यहाँ आने का मौका मिला। खासतौर पे यहाँ पर व्यासपीठ पे उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के जो प्रमुख अतिथि हैं डॉक्टर विजय प्रसाद अवस्थी जी, और आपको सही मायने में आज पहली बार सुनने का मौका मिला, ये मेरा मैं सौभाग्य समझता हूँ। बहुत ही सहजता है आपके विचारों में और बातों में। इस अध्यक्ष के रूप में जो हमारे मित्र और इस महाविद्यालय के प्राचार्य सोमनाथ विभूति जी, जिनका नाम एक अर्थशास्त्री इस हमारे विषय में आते हैं, तो एक बहुत ही गहरा अभ्यास व्यक्तित्व इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और इसी के साथ हमारे जो पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय कारोबारों में भी जिनका नाम है हमारे डॉक्टर गणेश चंद्र जी सर, और ये आज इधर ही अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। और इसी बीच हमारे सभी, मैं पहले तो ये सभी मित्रगण जो है इन सबका इस कार्यक्रम में मैं क्योंकि साथी के रूप में इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ, तो आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। खास तौर से इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के आज के मैं कहूँगा कि निर्माता तात्या और अक्का, इनका मैं सदा प्रणाम करता हूँ और आपके संघर्ष को सैल्यूट करता हूँ कि जहाँ आपके संघर्षों से ऐसा हीरा हमारे बीच आपने लाके खड़ा कर दिया है, और जहाँ की जिसकी रोशनी अभी जैसे हमारे मित्र विजय प्रसाद जी ने बताया उस तरह अभी चमकती रहेगी, क्योंकि जो अभी संघर्षों से पिछड़ा हुआ है वो अभी संघर्षों से बाहर आके अभी हरियाली और उसे बहुत भूलना है और बहुत छा जाना है।
अभी ये मौका उनको मिला है और ये मौका इस महाविद्यालय ने दिया है, जिसका मैं भी एक साक्षीदार हूँ, केवल गुणवत्ता के माध्यम से ऐसे महाविद्यालय में नियुक्त होना बहुत बहुत मुश्किल बात है। जितना उन्होंने परिश्रम किया, पूरा जो उन्होंने बताया है, जैसे आपने सफर में दुख तो होगी नहीं, उससे कहीं ज्यादा जो जैसे बोलते हैं कि कोई भी अगर कठिनाई आती है तो उसके बाद एक किनारा जो मिलता है, वो सुखद किनारा आपको इस माध्यम से, इस महाविद्यालय के माध्यम से मिला। और ये आपकी राम की जो वनवास की स्थिति है, शायद उसको बयां करता है। तो मैं इस सफर का साक्षीदार हूँ। इस रूप में मैं आज कुछ जो चीजें आपके साथ बताऊंगा, जो शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं लेखक के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि सफर साथ में ही हुआ है और मंजिल भी साथ में ही है। तो मुझे लगता है इस सौभाग्य में जब हम आपको एक किस्सा जो शेयर करते हैं कि जब मैं मुंबई में आया था तो राम मेरा सहारा था, जब मुंबई में राम आया तो मैं उनका सहारा था। ये जो जैसे इन्होंने बोला राम ने कि दुनिया बहुत गोल है और बहुत छोटी है, जहाँ पे ऐसा मिलाप होता है और ये सौभाग्य मिलता है कि हम एक दूसरे के यश के साक्षीदार बने। और वो जो साक्षीदार है, हम बहुत नजदीकी से हैं। जहाँ से उन्होंने बात किया कि हमारा गांव भी बहुत नजदीक है, जहाँ पे हमारा 10 किलोमीटर अराउंड जो डिस्टेंस है होगा, और वहाँ की जो रीति बातियाँ हैं बहुत ही, जो कि जैसे बोलेंगे कि प्रवाह के बाहर की है। जैसे हमारे सौभाग्य से गणेश चंद्र शिव भी वही भाग से आते हैं, जो कि एक संघर्ष की परंपरा और बहुत मुश्किल जीवन काटकर यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर पहुँचने का एक ही कारण है कि उम्मीद और बनाए हुए सपने जो हैं वो कई बार बिखर गए, पर उसे टूटने नहीं दिया। उतनी ही जोरों से उसको तैयारी करके हम आगे बढ़े हैं। जैसे कि हमें, मुझे लगता है वो एक पंक्तियां जो हिंदी की है, हमेशा एक सहारा देती रही है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कुछ कमी रह गई है तो सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और ये हार जो मानने का कारण ही है कि आज हमारे रूप में एक गन्ना तोड़ कामगार से लेकर एक लेखक के रूप में हमारे डॉक्टर रामदास आज हमारे बीच में है। और इतना ही नहीं कि किताबों के परे मैं कुछ बातें जो बताऊंगा कि जैसे कि उन्होंने अपने इसमें तो कामयाबी की है करियर में, परंतु पूरा परिवार जोड़ के रखना, पूरे जनों को साथ में लेके चलना, सभी मित्रों को साथ में लेके चलना, सभी जो परिचित हुए हैं, जैसे हमारे अवस्थी साहब ने बताया कि वो नंबर ऑफ लिस्ट जो है, हमें अभी पता चला कि इतनी बड़ी लिस्ट है। मतलब लेखक संघर्ष के साथ साथ रोमांटिक भी है। ये सब चीजें हमें जो मतलब देखने को मिलती है, इसका मतलब इनके स्वभाव में है कि जो अपनापन है रिश्ते में, जो मतलब किसी से बात किया तो जो अपनापन बन जाता है, उसके माध्यम से उनको एक स्वाभाविक जो कला है कि अपनापन जोड़ के लोगों को जोड़ के रखना। और सभी यही मुझे लगता है कि नहीं तो आजकल बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, ऐसे अर्पण के प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, पर उसमें जो उपस्थितियां है ऑनलाइन दिखती है। मतलब जो प्रसिद्धि है प्रत्यक्ष रविवार को ऐसा छोड़ के मुझे नहीं लगता है कि आते हैं। तो ये सब उपलब्धि आपके स्वभाव में है। जहाँ तक मैं किताब की बात करूंगा कि किताब में जो भी उन्होंने लिखित किया है, क्योंकि मुझे लगा था कि मराठी में मैंने उनका वो पढ़ा भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की कहानी जो भी है, पर हिंदी में भी सफर में धूप तो होगी, ये बहुत ही मतलब जो शीर्षक ही है कि जो हमें एक मैसेज देता है कि इसके पीछे बहुत सारा संघर्ष है और इस संघर्ष को बयां करता है। ये एक तरह से मुझे लगता है कि संघर्ष के साथ साथ इसमें जो भाग अंगीकृत है या उसमें जो आए हैं उसमें एक खुशबू भी है, जो संघर्ष के साथ साथ हमेशा मतलब एक आपको आगे क्या पढ़ने की उत्सुकता बनाने वाली एक खुशबू इसमें दिखाई देती है। एक भाग खत्म होते ही दूसरा भाग पढ़ने की लालसा मन में
हर एक पन्ने में आती हैं, जो मुझे लगता है लेखक के रूप में बहुत अच्छी तरह से बांध के रखी है और ये हमें दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ एक लिखने में जो है सच्चाई है, क्योंकि बहुत सा जब हम लिखते हैं तो मुझे लगता है कि लिखते लिखते जो पारिवारिक या जो सामाजिक कुछ निर्बंध होते हैं उसको पार करके, जैसे कि सेंसर बोर्ड का अप्रूवल लेके ये पूरा बहुत अच्छी तरह से रखना, ये बहुत बड़ा जिक्र है और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इस लिखान का जो सफर में मुक्त होगी का एक यश है, सफलता है। इसी के साथ इस जो कुछ पन्ने मैंने देखा और मैंने जो पढ़ा इसमें, तो लिखने की जो एक बोलते हैं कि जो लिखने का ढंग है वो बहुत ही एक लाजवाब लगा, क्योंकि एक मराठी भाषी के माध्यम से हिंदी भाषी लिखना बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि मुझे मुश्किल जा रहा है बा या बया करते समय, तो ये सब जो लिखावट है जो किताबों के लिए लगना मतलब चाहिए, ये सब पूरा मटेरियल, और इसके अगर चिकित्सा जैसे हमारे मतलब साथी विजय प्रसाद ने की है, वो इसी हिसाब से कि एक ऐसी ग्रामीण कथाएं जो भी है इस साहित्य में वो बहुत उजागर, इस साहित्य के माध्यम से बहुत उजागर कर सकती है, ऐसा मुझे इस माध्यम से पढ़ के लगता है। और यहाँ आप मत रुको, क्योंकि आपने जो भी कठिनाइयाँ सही है, यहाँ से आप जो अभी हरियाली का आपका जो प्रवास शुरू हो रहा है और उस प्रवास को आप अभी और गति देना मुझे लगता है जरूरी है, और आपके माध्यम से जो असल पिक्चर है, जो रियलिटी है ग्राउंड लेवल की, वो अभी आपके माध्यम से प्रातिनिधिक तौर पे बाहर आनी जरूरी है, जिसके माध्यम से इस संघर्ष को मतलब हम सब और कुछ प्रेरणा लेके अगर कुछ हमारी खुद की कामयाबी कर सकेंगे तो एक दिस विल बी द माइलस्टोन फॉर द अदर ऑल स्टूडेंट्स। सो आई थिंक आज के माहौल में ऐसी लिखावट, ऐसा लिखना बहुत जरूरी है जो आपने किया है। इसी के साथ मैं इतना ही कहूँगा कि पूरा जो किताब है, पूरा इनका जो व्यक्तित्व है और उनका पूरा जो इसमें योगदान है, ये पूरा उनका संघर्ष और खुद की जो भी कर्तव्य है उसके माध्यम से उन्होंने बयां किया है और वो अपने आप नेचुरली प्रतीत हुआ है, तो इन्होंने ये करके दिखाया है। और मुझे लगता है आज के युवाओं में जो कमी हो रही है कि वो माध्यमों का बहुत ही एक तरह से जो इस्तेमाल करके अपना टाइम बिता रहे हैं, जैसे कि हमारे जो प्रकाशक साहब ने, तिवारी साहब ने बताया कि हमारा जो टाइम जा रहा है, हमारे युवाओं का जो टाइम जा रहा है, जनरेशन का जो टाइम जा रहा है, ऐसा टाइम जाके कुछ उपलब्धि नहीं हो रही है। तो अगर एक आधी किताब पढ़ के जो प्रेरणा लेके उनका खुद का जीवन भी मंगलमय करेंगे, सफल करेंगे, तो ये जो है उसकी खरी और सही पावती बनेगी। तो मुझे लगता है इन्होंने जो एक और एक कुछ मतलब आगे के भविष्य में जो भी आपने प्लान किया है पूरा साध्य करने में आप और जुटे रहिए, इसी तरह लिखते रहिए, जो प्रेरणा बन के इतर युवाओं को अपने कामयाबी के लिए एक मिसाइल बन जाए। और आपके माध्यम से जो पूरा किताब है, मैं तो पन्ना जरूर नहीं कुछ बात करूंगा, पर ये सब दिखता है कि जैसे मतलब जो एक नामुमकिन था, ऐसे नामुमकिन चीजों को आपने मुमकिन में करके एक सफर जो है आपका, आपके परिवार का और पूरा उस भाग का एक तरह से सफल किया है। इसलिए मुझे लगता है कि आपके पूरे लिखान के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और जो आपने करके दिखाया है उसके बारे में भी जैसे कि कुछ नहीं है कठिन यारो, सब कुछ आसान होगा, जरा तबीयत से तो पत्थर फेंको, आसमान में भी छेद होगा, आसमान में भी छेद होगा। ये आपने सब करके दिखाया है। मैं आपके पूरे आगे के कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पे मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। होगा, जरा तबीयत से तो पत्थर फेंको, आसमान में भी छेद होगा, आसमान में भी छेद होगा। ये आपने सब करके दिखाया है। मैं आपके पूरे आगे के कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पे मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। जैसे सूरज अपनी रोशनी देते हुए, जैसे फूल अपनी खुशबू देते हुए, जैसे एक नन्हा बालक अपनी मुस्कान देते हुए छोटे बड़े अमीर गरीब का फर्क नहीं करता, ठीक वैसे ही ईश्वर अपनी कला देते हुए ऐसा कोई फर्क नहीं करता। ईश्वर के इसी तरह से ओत प्रोत भरे
कला की एक मूर्तिमंत उदाहरण हमारे बीच मौजूद है, डॉक्टर गणेश चंदन शिवेसर जी, जिनके सर पर साक्षात सरस्वती का वरदहस्त है। मैं डॉक्टर साहब से विनती करती हूँ कि वे इस अवसर पर